बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर जो कि हमारा लेक्चर नंबर 7 था, उसके अंदर हमने पढ़ा था क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8, जिसके अंदर हमारा टॉपिक है रिफॉर्मिंग। जैसा कि अब लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि क्रैकिंग का करवाने का जो हमारा मकसद होता है वो ये होता है कि हमने गैसोलीन की जो यील्ड है उसको इंक्रीज़ करना होता है। किस वजह से? क्योंकि गैसोलीन की जो कंजप्शन है, जो इसकी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ जो लेस डिज़ायरेबल फ्रैक्शन हमें मिलती हैं जिनमें कैरोसिन ऑयल या गैस ऑयल होता है, हम क्या करते हैं क्रैकिंग के ज़रिए उनको गैसोलीन में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से जो गैसोलीन है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक हो गया? तो अब देखिए, रिफॉर्मिंग में जो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे उसमें नंबर 1 पे तो आ जाएगी नोकिंग। हम देखेंगे नोकिंग क्या होती है। उसके बाद ऑक्टेन नंबर, जिसका थोड़ा सा जिक्र हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, लेकिन आज हम इसको ज़रा डिटेल से देखेंगे। ठीक हो गया? उसके बाद है इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑक्टेन नंबर, कि हम किस तरह से ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके लिए कौन कौन से हम मेथड यूज़ करते हैं। उन मेथड्स में सबसे पहला मेथड है रिफॉर्मिंग। उसके बाद ब्लेंडिंग ऑफ गैसोलीन विद टेट्राइथाइल लेड, जिसके लिए सिंबल हम यूज़ करते हैं TEL। उसके बाद है एरोमेटाइजेशन, और देन लास्ट पे आ जाएगा एडिशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक हो गया? तो शुरू करते हैं जी नोकिंग से। अब नोकिंग क्या होती है? नोकिंग मीन द शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस्ड, द शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस्ड व्हेन पुअर क्वालिटी या व्हेन लो क्वालिटी फ्यूल बर्न्स इन इंटरनल कंबस्शन इंजन। अब इसका मतलब ये है कि जब हम अपना जो गैसोलीन होता है पुअर क्वालिटी वाला यूज़ करते हैं, देन क्या होगा कि जो हमारे पास इंजन होता है उसके अंदर से कुछ आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। मेन वो जो साउंड होती है उसको हम बोलते हैं शार्प मेटालिक साउंड। और ये किस वजह से होती है कि जब हम लो क्वालिटी वाला फ्यूल यूज़ करते हैं, जब वो इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर उसकी कंबस्शन होगी, देन उससे जो पैदा होने वाली जो आवाज़ है, जो साउंड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नोकिंग। अब आम तौर पे नोकिंग का इंजन की एफिशिएंसी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? अब देखें कि जैसे कि हमने बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास एफिशिएंसी होती है ना इंजन की, एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नोकिंग। अब इसका मतलब ये हुआ कि जितनी नोकिंग ज़्यादा होगी उतनी इंजन की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। अब ये नोकिंग होती किस लिए है? क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चीज़ पढ़ी थी कि जो हमारे पास पेट्रोलियम होती है ना, ये जो पेट्रोलियम है, जब हम इसकी करवाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या करवाएंगे इसकी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में यहाँ पे हमें मिलती है गैसोलीन। अब ये जो गैसोलीन होती है ना, हम कहते हैं इट इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, इट इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, ये अच्छी क्वालिटी वाली गैसोलीन नहीं होती। तो फिर क्या होता है कि जब हम इस तरह की जो पुअर क्वालिटी वाली गैसोलीन, जो पेट्रोल होता है, जब इसको यूज़ करेंगे, देन क्या होगा कि हमारे पास इंजन के अंदर क्या होगी? इंटरनल कंबस्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हम कहते हैं कि बिफोर स्पार्क प्लग फायर, कभी गाड़ी को स्टार्ट भी नहीं करते तो उससे पहले ही, स्पार्किंग से पहले ही क्या होता है? इंजन में से कुछ आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और उस साउंड को हम क्या बोलते हैं? नोकिंग। अब नोकिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी एफिशिएंसी इंजन की क्या हो जाएगी? कम होगी। और नोकिंग जितनी कम होगी उतनी इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक हो गया? उसके बाद है, अब देखिए, किसी भी गैसोलीन की जो क्वालिटी है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? ऑक्टेन नंबर। तो बेसिकली हमने इसको लास्ट लेक्चर में ये कहा था कि ऑक्टेन नंबर दिस इज़ अ पैरामीटर। ये क्या होता है? एक पैरामीटर होता है टू चेक द क्वालिटी ऑफ फ्यूल, टू चेक द क्वालिटी ऑफ फ्यूल। मतलब इसके ज़रिए हम क्या करते हैं? फ्यूल की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। अब बेसिकली इसको डिफ़ाइन कैसे किया जाएगा? ऑक्टेन नंबर मीन्स द परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे जो हमने ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन लेने होते हैं, ये ज़्यादातर हम लेते हैं आइसो ऑक्टेन। क्या लेते हैं यहाँ पे? आइसो ऑक्टेन। द परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स इन अ गैसोलीन फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम।
मतलब इसका ये है कि जब हम गैसोलीन की कोई भी फ्रैक्शन लेंगे उसके अंदर जितनी ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की परसेंटेज होती है उस परसेंटेज को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेन नंबर। बेसिकली लेट्स सपोज कि हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक गैसोलीन फ्रैक्शन है। हमने फ़र्ज़ कर लिया कि हम एक गैसोलीन फ्रैक्शन ले रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास दो तरह के कंपाउंड है, जिसमें नंबर 1 पे आ जाएगा एन हेप्टेन, क्या चीज़ आ जाएगी, एन हेप्टेन, और साथ हम इसकी फ्रैक्शन बना रहे हैं किसके साथ, आइसो ऑक्टेन के साथ। क्या चीज़ ले रहे हैं दूसरी, आइसो ऑक्टेन। अगर वैसे देखे जाए नॉर्मली जो एन पेंटेन होती है ना, इसका जो ऑक्टेन नंबर होता है आर्बिट्रेरी, जो इसका ऑक्टेन नंबर हम लेते हैं वो होता है 0, जबकि जो हमारे पास आइसो ऑक्टेन होती है इसका जो आर्बिट्रेरी हम ऑक्टेन नंबर कंसीडर करते हैं वो हमारे पास आ जाएगा 100। क्या आ जाएगा, 100। ये MCQs के लिए भी आपने बात याद रखनी है कि अगर हम कंपैरिजन करें कि इसके दरमियान एन हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन के दरमियान, तो इसका ऑक्टेन नंबर 100 लिया जाता है और इसका ऑक्टेन नंबर 0 माना जाता है। ठीक हो गया। अब अगर हम फ्रैक्शन बनाते हैं, लाइक अब टोटल फ्रैक्शन तो 100% है ना, हम क्या करते हैं कि 10% एन हेप्टेन लेते हैं। अब इसके अंदर 90% क्या होगी, आइसो ऑक्टेन होगी। 90% क्या होगी इसमें, आइसो ऑक्टेन। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 20% एन हेप्टेन की लेते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगी ये क्या होगी, 80% हमारे पास में क्या होगी, आइसो ऑक्टेन। अब देखना ये है कि इनमें से गैसोलीन की कौन सी फ्रैक्शन अच्छी क्वालिटी वाली है और कौन सी लो क्वालिटी वाली है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने कहा कि जितनी परसेंटेज ब्रांच इन हाइड्रोकार्बन की ये गैसोलीन की फ्रैक्शन के अंदर ज़्यादा होती है उसका ऑक्टेन नंबर उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा उतनी फ्यूल की क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों, मतलब ये नंबर 1 पे फ्रैक्शन है, ये नंबर 2 वाली फ्रैक्शन है। अगर हम नंबर 1 और नंबर 2 में इनकी क्वालिटी को देखें कि कौन सा फ्यूल या कौन सी फ्रैक्शन गुड क्वालिटी वाली है, तो इसमें क्या होगा, ये हमारे पास गुड क्वालिटी वाला फ्यूल होगा और ये हमारे पास पुअर क्वालिटी वाला फ्यूल होगा। ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि नंबर 1 पे जो फ्रैक्शन है इसके अंदर जो हमारे पास ब्रांच इन हाइड्रोकार्बन है इनकी परसेंटेज क्या होती है, ज़्यादा है, और इसके अंदर हमारे पास क्या होगी, इसकी निस्बत ये वाली क्या होगी, लो क्वालिटी यानी पुअर क्वालिटी वाला फ्यूल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की परसेंटेज क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब होगा क्या, अब जैसे जैसे हम इसकी परसेंटेज को डिक्रीज़ करते जाएं, इसकी परसेंटेज को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो हमारे पास जो फ्यूल हासिल होगा, जो गैसोलीन की फ्रैक्शन हासिल होगी वो अच्छी क्वालिटी वाली नहीं होगी। लेकिन जैसे जैसे हम ब्रांच इन हाइड्रोकार्बन की परसेंटेज को इंक्रीज़ करते जाएंगे देन वो हमारे पास जो फ्यूल होगा, जो गैसोलीन होगी वो गुड क्वालिटी वाली होती है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास ऑक्टेन नंबर, अब दूसरा जो आप फॉर्मूला याद रखेंगे उसमें आएगा कि ऑक्टेन नंबर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वालिटी ऑफ फ्यूल, या गैसोलीन भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये है कि अगर ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा गैसोलीन का दैन उसकी क्वालिटी क्या होगी, अच्छी क्वालिटी होगी। अगर ऑक्टेन नंबर लो होगा दैन उसकी क्वालिटी भी क्या होगी, पुअर होगी। ठीक हो गया। अब उसके बाद अब देखिए कि यहाँ पे हम कहते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। अब क्वालिटी के लिहाज से हमारे पास दो तरह के फ्यूल हो सकते हैं, जिसमें एक होगा गुड क्वालिटी फ्यूल और दूसरा होता है पुअर क्वालिटी फ्यूल। अब इनके काम क्या होते हैं, गुड क्वालिटी फ्यूल अगर हम यूज़ करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस लेस नोकिंग। अच्छी क्वालिटी वाला फ्यूल इस्तेमाल करेंगे तो इससे नोकिंग क्या होगी, लेस होगी, कम प्रोड्यूस होगी। ठीक हो गया। उसके बाद अगर पुअर क्वांटिटी वाला फ्यूल यूज़ करते हैं तो दैन इट प्रोड्यूसेस मोर नोकिंग, इसकी वजह से नोकिंग ज़्यादा होगी। तो जब नोकिंग ज़्यादा होगी तो इसका मतलब इंजन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद अब जो गुड क्वालिटी वाला फ्यूल होता है इट बर्न्स स्मूथली इन इंटरनल कंबस्शन इंजन। I.C.E से मुराद क्या, इंटरनल कंबस्टर इंजन। ठीक हो गया। तो हम कहते हैं कि इट बर्न स्मूथली, मतलब ये इसके ज़रिए क्या होगा कि जब ये जलता है तो ये स्मूथली बर्न करेगा, इससे जो आवाज़ें प्रोड्यूस होंगी वो बहुत ही कम होती हैं। उसके बाद जो पुअर क्वालिटी फ्यूल होता है इट डज नॉट बर्न स्मूथली इन इंटरनल कंबस्शन इंजन। उसके बाद जो गुड क्वालिटी फ्यूल होगा इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, इससे क्या होगा, इंजन की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जबकि अगर हम पुअर क्वालिटी फ्यूल यूज़ कर रहे होते हो तो दैन इट डिक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ इंजन, ये इंजन की एफिशिएंसी को क्या करेगा, डिक्रीज़ कर देगा। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं
का जो ऑक्टेन नंबर होता है इसको हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरह से एक पुअर क्वालिटी फ्यूल को हम गुड क्वालिटी फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो इसके लिए नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑक्टेन नंबर, जिसमें सबसे फर्स्ट मेथड हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिफॉर्मिंग। नेक्स्ट है हमारे पास रिफॉर्मिंग। अब जैसे कि अभी हमने बात की कि एक गैसोलीन फ्रैक्शन के अंदर जितनी ब्रांच इन हाइड्रोकार्बन की परसेंटेज ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा, वो अच्छी क्वालिटी का फ्यूल होगा। तो बेसिकली ऑक्टेन नंबर को हम इम्प्रूव करते हैं रिफॉर्मिंग के ज़रिए। अब रिफॉर्मिंग एक ऐसा अमल है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब कहते हैं हम जो रिफॉर्मिंग है ना, रिफॉर्मिंग के अंदर एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, जब हम इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, इसको हीट करना है किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट लेते हैं, और उसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। जब हम एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हीट करेंगे देन ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन चेंज हो जाएगा किसके अंदर, एक ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। तो ये था रिफॉर्मिंग, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि जब एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हम हीट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट बट इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन वो ब्रांच चेन स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन चेंज होगा किसके अंदर, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर। फॉर एग्जांपल अब हम एक रिएक्शन की मदद से इसको समझते हैं। अब देखिए रिएक्शन में हम ले रहे हैं नंबर 1 पे एन ऑक्टेन, क्या ले रहे हैं यहाँ पे, एन ऑक्टेन मीन नॉर्मल ऑक्टेन हम इसको बोलते हैं। अब इसके अंदर जो 8 कार्बन वाली चेन होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन होती है, लाइक दिस CH3 CH2 ट्वाइस CH3। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। और एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पे जो हम कैटालिस्ट यूज़ करते हैं ना, ये मोस्टली हम प्लाटिनम को यूज़ करते हैं। कौन सा कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, प्लाटिनम। ठीक हो गया। जब हम इस एन ऑक्टेन को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन यही एन ऑक्टेन चेंज होगी किसके अंदर, आइसो ऑक्टेन में। किस में चेंज हो जाएगी, आइसो ऑक्टेन। अब आइसो ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला ये होता है कि 5 कार्बन हमारे पास स्ट्रेट चेन में होंगे, एक कार्बन यहाँ पे लगा होगा, दूसरा कार्बन यहाँ पे। अब कितने हो गए, 7 कार्बन, और एक कार्बन लगा होता है यहाँ पे। अब ओवरऑल आपने इनके साथ हाइड्रोजन भी मेंशन करने हैं। जैसे इस कार्बन का एक बॉन्ड बना है तो इसके साथ हाइड्रोजन आएंगे 3। इसी तरह इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं तो कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। यहाँ पे CH3, ये CH3 आ जाएगा, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी क्या आएगा CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा CH। ठीक हो गया। अब इसका नाम है आइसो ऑक्टेन। अब कंपाउंड पहले था स्ट्रेट चेन, लेकिन जब हमने इसको हीट किया, इसकी रिफॉर्मिंग करवाई, देन ये चेंज हो चुका है किसके अंदर, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। तो स्ट्रेट चेन में सारे कार्बन क्या होंगे, एक सीधी लाइन में होते हैं, सीरीज़ के अंदर जुड़े होंगे। लेकिन ब्रांच चेन में क्या होता है कि कुछ कार्बन एटम चेन की साइडों पे लगे होते हैं, वो ऊपर भी लग सकते हैं, वो नीचे भी लग सकते हैं। अब इस कंपाउंड का जो नेम है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइसो ऑक्टेन। अब इसका एक और नाम भी है जिसको हम बोलते हैं इसका आईयूपैक नेम। अब जो आईयूपैक नेम होते हैं डिटेल हम इसकी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर। ठीक हो गया। अब आइसो ऑक्टेन का दूसरा नेम क्या है, आईयूपैक नेम हम बोलते हैं इसको 2,2,4 ट्राईमिथाइल, 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, ये इसका आईयूपैक नेम है। आईयूपैक बाकायदा एक हमारे पास सिस्टम है जिसके अंदर रूल्स को फॉलो करते हुए हम ये कंपाउंड के लिए आईयूपैक नेम लिखते हैं, और वो रूल्स कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर। ठीक हो गया।
अब जो आइसोऑक्टेन है इसका जो हमारे पास ऑक्टेन नंबर में कहते हैं 100 होता है, ठीक हो गया। तो रिफॉर्मिंग बेसिकली एक सिंपल प्रोसीजर है कि जिसके अंदर हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। अब इसका ऑक्टेन नंबर भी ज़्यादा होगा, इसका ऑक्टेन नंबर क्या होता है पहले लेस होता है, इससे नॉकिंग ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। लेकिन जब हम इस एन ऑक्टेन को चेंज कर लेते हैं आइसो ऑक्टेन के अंदर, देन इसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो पहले से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंजन की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। अब आप लोग सोच तो रहे होंगे कि इसमें भी 8 कार्बन है, इसमें भी 8 कार्बन, तो ये पुअर क्वालिटी फ्यूल के तौर पे एक्ट करेगा, ये गुड क्वालिटी के तौर पे एक्ट करेगा। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे सारे कार्बन एक स्ट्रेट चेन में है, यहाँ पे कुछ कार्बन ब्रांचिंग में लगे होते हैं, इसको तोड़ना आसान होता है क्योंकि एक स्टेम, एक अगर आप दरख्त की एग्जांपल लेते हैं तो मेन स्टेम को तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन उसके ऊपर जो साइडों पे शाखें लगी होती हैं उनको तोड़ना आसान होता है। और उन ब्रांचेस, मतलब शाखों को हम क्या बोलते हैं, ब्रांचेस। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि होगा ये वही कंपाउंड, उसी का ही आइसोमर है, लेकिन इसमें कुछ कार्बन एटम क्योंकि ब्रांचिंग पे मौजूद होते हैं तो लिहाजा इनको तोड़ना आसान होता है, इनकी कंबस्शन आसानी से हो जाती है, जिसकी वजह से अब इंजन की जो खपत है वो कम हो जाती है। जब इंजन की खपत कम होगी तो सारी बात है उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करने का जो मेथड है वो हमारे पास ब्लेंडिंग ऑफ गैसोलीन विद टेट्रा इथाइलाइड। अब एक तरीकेकार और भी हमारे पास कि अगर हमने गैसोलीन के ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हम रिफॉर्मिंग की बजाय क्या कर सकते हैं, ये नंबर 1 पे आ जाएगा। नंबर 2 पे हम कहते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग, ब्लेंडिंग ऑफ गैसोलीन विद टेट्रा इथाइल लेड। किसके साथ हम इसको मिक्स कर देंगे, टेट्रा इथाइल लेड। अब टेट्रा इथाइल लेड का फॉर्मूला क्या होता है, टेट्रा इथाइल C2H5 फ्लोराइस, आगे क्या आ जाएगा पीप, ये होता है टेट्रा इथाइल लेड। जब हम इसको मिक्स करते हैं गैसोलीन के साथ देन इसका ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास ये टेट्रा इथाइल लेड होता है ना, हम कहते हैं इट इज़ अ बेस्ट एंटी नॉकिंग एजेंट। ये क्या होता है, ये एक एंटी नॉकिंग एजेंट है। एंटी नॉकिंग में जो नॉकिंग के खिलाफ काम करेगा उसको कम करेगा। अब मुकम्मल तौर पर तो हम उसको रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन क्या करेगा कि ये जो नॉकिंग की मिकदार जो उसकी हमारे पास क्वांटिटी होगी, नॉकिंग को क्या करेगा, डिक्रीज़ कर देता है, ठीक हो गया। अब टेट्राइथाइलाइड का जहाँ पे एडवांटेज है, यहाँ पे इसका एक सीरियस डिसएडवांटेज भी है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि जब टेट्राइथाइलाइड की कंबस्शन होगी, इसके अंदर जो कंबस्शन प्रोडक्ट बनता है ना, क्या बनेगा, कंबस्शन प्रोडक्ट, वो होता है हमारे पास PbO2, जिसको हम बोलते हैं लेड ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, लेड ऑक्साइड। अगर ये लेड इस फॉर्म में रहेगा, ऑक्साइड की फॉर्म में रहेगा, तो इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। लेकिन होता क्या है कि ये जो लेड ऑक्साइड है ये रिड्यूस हो जाएगी, मतलब ये रिड्यूस होकर क्या चीज़ बना लेगी, ये बन जाएगी Pb+O2। अब देखिए यहाँ पे ये चेंज हो चुकी है किसके अंदर, मेटेलिक लेड में। किस में चेंज हो गई है, मेटेलिक लेड के अंदर, जो कि एग्जॉस्ट पाइप के ज़रिए, एग्जॉस्ट पाइप्स के ज़रिए बाहर निकलकर ये एयर पोल्यूशन का काज करती है, ठीक हो गया। मतलब जो मेटेलिक लेड है ये एग्जॉस्ट पाइप से निकलने के बाद एयर में शामिल होती है, और एयर में शामिल होने के बाद ये एयर पोल्यूशन का सबब बनती है, ठीक हो गया। अब जब एयर पोल्यूशन का सबब बनेगी तो इसका मतलब यहाँ से डिजीज़ प्रोड्यूस होंगी। अब इसमें नंबर 1 पे जो डिजीज़ होती है वो तो आ जाएगी ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस हम बोलते हैं अंधापन। इसके बाद नंबर 2 पे ये काज करती है मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन इन इन्फेंट चिल्ड्रन। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ये मेंटल रिटार्डेशन का सबब बनती है, ठीक हो गया। तो आपकी बुक के ऊपर इन दोनों मेथड्स को डिटेल से डिस्क्राइब किया गया, जबकि ये जो 2 मेथड है ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन हम आमतौर पे इनको यूज़ करते हैं। एरोमेटाइजेशन है, और नंबर 4 पे आ रहा है हमारे पास एडिशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। अब जो वर्ड एरोमेटाइजेशन है, एरोमेटाइजेशन का मतलब ये होता है, एरोमेटाइजेशन
एरोमेटाइजेशन को हम डिटेल से पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 के अंदर। अब एरोमेटाइजेशन में सिंपल ये होता है कि जो हमारे पास स्ट्रेट चेन अल्केन्स होती है। क्या होती हैं? स्ट्रेट चेन अल्केन्स। हम क्या करते हैं, कैटालिस्ट को यूज़ करते हुए इसको चेंज कर लेते हैं किसमें? एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर। किसमें चेंज कर लेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन। और एरोमेटाइजेशन के नतीजे में हमें मिलेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, जिनकी वजह से अब एरोमेटिक कंपाउंड भी इजीली कंबस्टनलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंजन के अंदर जो नोकिंग है वो कम प्रोड्यूस होती है। अगर हम ये नहीं करवाना चाहते तो फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन होती है कि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट गैसोलीन के अंदर एडिशन कर देंगे किसकी? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा था BTX, क्या लिखा है यहाँ पे? BTX। अब ये BTX क्या है? BTX हम बोलते हैं कि यहाँ पे B से मुराद बेंजीन आ जाएगी, ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद T से मुराद टोलीन आ जाएगी, और उसके बाद B से मुराद है हमारे पास B से बेंजीन, T से क्या आ गया? टोलीन, X आ जाएगा, X से मुराद है हमारे पास ज़ाइलीन। X से मुराद क्या होता है? ज़ाइलीन। तो बेसिकली ये तीनों हमारे पास क्या होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर हम गैसोलीन फ्रैक्शन के अंदर इनकी एडिशन कर देंगे देन भी क्या होगा? उस गैसोलीन का जो ऑक्टेन नंबर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और उसकी वजह से जो प्रोड्यूस होने वाली एफिशिएंसी है उसकी मिकदार कम हो जाएगी। तो ये था टॉपिक रिफॉर्मिंग, जिसके अंदर हमने देखा हमारे पास नोकिंग क्या होती है, ऑक्टेन नंबर क्या होती है, और उसके बाद ऑक्टेन नंबर को हम इम्प्रूव कैसे करते हैं। अब ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले से, ठीक हो गया। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ नोकिंग, उसके बाद व्हाट इज़ ऑक्टेन नंबर, हाउ इट इज़ इम्प्रूव्ड, ठीक हो गया। उसके बाद रिफॉर्मिंग क्या होती है, एक रिएक्शन की मदद से इसको एक्सप्लेन करें। देन एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ रिफॉर्मिंग डिफ़र फ्रॉम क्रैकिंग, के रिफॉर्मिंग और क्रैकिंग में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह आप इसको याद करेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद एंड पे शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो हमारे पास टेट्राइथाइलाइड है इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स।